कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 19। बलवंत चौधरी के नेतृत्व में उस इलाके में पड़ने वाले गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राजबीर की गाड़ी आते ही वो जोर जोर से नारेबाजी कर उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं, तो उसकी सुरक्षा कर्मी उतरे और उनको रास्ते से हटाया और अब वो ऑफिस में चला गया। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी। शांतिपूर्ण धरने की परमिशन दी हुई थी, पर अब वे डीसी से बाहर आकर बात करने पर अड़े हुए थे, इसलिए जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। इस मामले पर और सुरक्षा व्यवस्था पर बात करने राजबीर ने एसपी को ऑफिस में बुलाया, तो थोड़ी देर में एसपी ऑफिस में पहुंच गए। जय हिंद सर। एसपी पीएस साधना, उम्र यही 35 के करीब, दोहरा शरीर, मजबूत कदकाठी के दिखने में रौबदार पर व्यक्तिगत बेहद शांत और सौम्य छवि लिए हुए अंदर आकर राजबीर को सैल्यूट दिया। जय हिंद, बैठिए। उसने इशारा किया तो वो सामने वाली चेयर पर बैठ गए। क्या हो रहा है ये एसपी सदाना? आपने इतने लोगों को यहाँ पर जमा ही क्यों होने दिया? आपसे सुबह बात हुई थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, फिर भी ऐसी हालात कैसे बन गए? जवाब देंगे आप? राजबीर ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि इतने लोगों के जमा होने और ऐसे प्रदर्शन करने से वो बेहद नाराज था, जबकि उसने 200 लोगों के जमा होने और शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने की ही परमिशन दी थी। सर, हमने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर रखी है, कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। आपको देखकर वे लोग नारेबाजी करने लगे। एसपी ने सफाई दी। सुरक्षा चाक चौबंद है तो लिमिट से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए कैसे? उसने आवाज की सख्ती बढ़ाकर नजरें एसपी पर टिकाई। सर, हमने शहर में धारा 144 लगा रखी है, तो 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पर ये आसपास के गांव के लोग हैं, एक एक दो दो करके आए और अब यहाँ जमा हो गए, तो अब क्या करे? एसपी ने वजह बताई। क्या कर सकते हैं? मतलब क्या है आपका? अब ये भी क्या मैं बताऊं कि सिटी एसपी को अपना काम कैसे करना चाहिए? पहले तो इतनी पब्लिक आपने इकट्ठा होने कैसे दी? आप कैसे काम करते हैं और आपकी फोर्स की कार्यप्रणाली कैसी चल रही है, इसका अंदाजा आसानी से लगता है। बाय द वे, ये काम आपका है कि लोगों को वहां से कैसे हटाना है, और अब प्लीज ये मत पूछेगा कि उनको कैसे हटाना है, राजबीर ने गुस्से से कहा। तो एसपी, जो पहले ही राजबीर के तेवर से घबराया हुआ था, शालीनता से बोला, सर, अगर उन पर सख्ती की तो वे लोग भड़क भी सकते हैं। ऐसा हुआ तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप उनसे बात कर लीजिए, शायद वो शांत हो जाए। ठीक है, आप बाहर जाइए, उनसे कहिए जब तक अपना उग्र प्रदर्शन शांत नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। उन्होंने अपना समझौता तोड़ा है। इतने ज्यादा लोगों के प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी, फिर भी इतने लोग जमा कर लिए। शांति प्रदर्शन की इजाजत थी, पर प्रदर्शन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं है, तो वैसे में कैसे बात हो सकती है? सर, एक बार आप बाहर चलकर बात कर लीजिए, उनसे कह दो अगर वे बात करना चाहते हैं तो उनमें से 2 आदमी आए और मुझे ज्ञापन सौंप जाए। उनकी जो भी मांगे हैं हम उस पर विचार करेंगे और उनकी जो भी समस्या है उस पर अमल करेंगे। सर, वो ऐसे नहीं मानेंगे। एसपी अनुभवी व्यक्ति है और ऐसे परिस्थिति से कई बार गुजरा है, तो अपनी बात रखता हुआ बोला, तो आप क्या चाहते हैं एसपी सदाना, कि मैं उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाऊं कि वो शांत हो जाए? राजबीर ने तल्ख तेवर में एसपी से कहा, तो वो धीरे से बोले, मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो क्या मतलब था आपका? आपको फोर्स क्यों दी गई है? इसलिए ना कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। पहले उनको ठंडे दिमाग से समझाओ कि उनमें से 2 आदमी ज्ञापन सौंप जाए, और अगर फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे या उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की तो अगले 15 मिनट में या तो उनका प्रदर्शन शांत होना चाहिए या सारे लोग यहाँ से बाहर जाने चाहिए। बाहर कैसे जाएंगे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अनुभवी व्यक्ति है, अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। समझ गए या मैं समझाऊं? राजबीर ने गंभीर आवाज में कहा। तो एसपी सदाना परेशान हो गए। ऐसे तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। सर, आप समझ नहीं रहे, सख्ती करने पर वे लोग और भड़क जाएंगे। आपको जो कहा गया है वो कीजिए, बाकी जो होगा वो देखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जाइए, जो कहा है वो कीजिए, राजबीर ने आदेश दिया। तो ओके सर कहकर एसपी वहां से उठकर बाहर निकल आए।
बाहर प्रदर्शनकारी जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे। वे उन्हें समझाने के इरादे से अनाउंसमेंट करते हैं ताकि बातचीत से मसला हल हो जाए। शांत हो जाइए आप सब लोग, उन्होंने अनाउंसमेंट की। डीसी साहब ने आप में से 2 लोगों को बात करने बुलाया है, तो ऐसा कीजिए, 2 लोग अंदर जाइए और अपना ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी समस्या उनके सामने बताइए, वो जरूर समाधान करेंगे। एसपी ने उन्हें समझाने के इरादे से बोला। डीसी साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें बाहर आकर बात करनी पड़ेगी, बलवंत चौधरी उग्र स्वर में बोले। आप उनको ज्ञापन सौंप दीजिए, ज्यादा हट मत कीजिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। डीसी साहब का मिजाज जरा हटके है, तो वो ऐसे दबाव में आने वाले शख्स नहीं है और न वे आपके कहने से बाहर आएंगे। इसलिए आप मेरी बात मानिए, अंदर जाइए और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बात करके अपना ज्ञापन सौंप कर आइए। बात सिर्फ ज्ञापन सौंपने तक नहीं होगी, उन्हें हमें आश्वासन देना पड़ेगा। क्यों साथियों? बलवंत चौधरी ने अपने साथियों की तरफ देखा तो संवेद स्वर उभरा। जी डीसी साहब, मिलकर बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। लोगों ने नारे लगाने लगे। हिटलरगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। एसपी ने नारेबाजी होते देख तेवर सख्त किए। डीसी साहब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? डीसी आरबी मलिक, बाहर आओ, बाहर आओ। जोर जोर से नारे गूंजने लगे। डीसी आरबी मलिक हाय हाय के नारे लगने लगे। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख एसपी ने राजबीर को कॉल किया। सर, ये लोग आपसे बात करने पर अड़ गए हैं, एक बार आप बाहर आइए और बात कर लीजिए, एसपी ने रिक्वेस्ट की। आपको सिटी एसपी किसने बनाया है? आप तो इंस्पेक्टर बनने के भी लायक नहीं है। आपका काम क्या है, भूल गए हैं क्या? सर, अगर हमने सख्ती की तो ऐसे तो हालात बिगड़ जाएंगे। आप जितना नर्म होंगे इतना ये लोग आपके सिर पर चढ़ेंगे। और उन्होंने 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे क्यों किए? सर, ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किए, लोग इस प्रदर्शन से अपने आप ही जुड़ रहे हैं। अगर अगले आधे घंटे में ये सारे लोग यहाँ से खाली नहीं हुए तो आप अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए आप? इस बार राजबीर ने गुस्से से कहा। जी सर, एसपी बोला और फोन काट दिया। अब वो तेवर अधिक सख्त कर लेता है। देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप लोग 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। गुस्से से एसपी ने चेतावनी दी, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। तो एसपी ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। थोड़ी देर में लाठी चार्ज होने के बाद भगदड़ मच गई। काफी लोग घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करके आंसू गैस और पानी की फुहारों के साथ जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ, जिसमें काफी लोग घायल हो गए। अब इसका असर ये हुआ कि वो एरिया बिल्कुल खाली हो गया। पुलिस की इस बर्बरता पर बलवंत चौधरी और अन्य लोग विरोध जताने वहीं पर धरने में बैठ गए और डीसी से उनकी क्रूर कार्रवाई के लिए माफी मांगने पर अड़ गए। एसपी ने पुनः फोन किया और बताया कि ये लोग माफी मांगने की मांग पर अड़ गए हैं। तो राजबीर उस पर बुरे तरीके से भड़क गया। एसपी सदाना, इतना काम करने का एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको अभी तक पब्लिक को डील करना और कंट्रोल करना नहीं आया? वो गुस्से से बोले। सर, ये माफी मांगने पर अड़ गए हैं। किसकी माफी? आपकी? दिमाग खराब हो गया है क्या उनका? मैं माफी मांगूंगा? गलती उनकी है। वे ज्ञापन सौंपने आए थे या हंगामा करने? वे बातचीत करना चाहते तो शांति से कर सकते थे, पर उन्होंने दबाव बनाने के लिए हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने ये कदम अगर नहीं उठाते तो अब आप बताइए क्या करे? एसपी ने पूछा। बैठे रहने दीजिए, उनका जब तक बैठना है, और उनके दिमाग में ये बात डालिए कि बातचीत कीजिए। ओके सर। देखिए, आप बात समझिए, डीसी साहब के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एसपी ने उन्हें काफी समझाया तो थोड़ी देर बाद वे बात करने को तैयार हो गए। बलवंत चौधरी और एक अन्य नेता अपने ज्ञापन लेकर डीसी से मिलने को तैयार हो गए। थोड़ी देर में वे डीसी ऑफिस के बाहर खड़े थे। साथ में एसपी साहब भी थे। राजबीर की अनुमति के बाद वे ऑफिस में आए। सबसे आगे बलवंत चौधरी ही थे। वे कमरे में आगे बढ़े तो सामने ताऊ को देखकर राजबीर हैरान था और डीसी की कुर्सी पर राजबीर को देखकर ताऊ उससे भी ज्यादा हैरान थे। उन्हें देख राजबीर अचानक से खड़ा उठ गया तो राजबीर को देख बलवंत चौधरी के पैर अपनी जगह पर जम गए। राजबीर? उनके मुंह से निकला। आंखें आश्चर्य और खुशी की मिलीजुली भावों से भर गई। राजबीर, तू यहाँ? कहाँ था इतने साल?
उन्होंने भावुक होकर पूछा और जल्दी से आकर उसकी चेयर के आगे खड़ा हो गया। तो राजवीर ने अपनी भावनाओं पर काबू किया और नॉर्मल होते बोला, जी बैठिए, जो बात करने आए हैं वो कीजिए, कहकर वो बैठ गए। तो बलवंत चौधरी और दूसरे आदमी जो साथ में थे वो भी बैठ गए। सामने राजवीर को देखकर बलवंत चौधरी क्या बात करने आए थे सब भूल गए। मन हुआ कि राजवीर को गले लगा ले। आज राजवीर ने उनका सपना जो पूरा कर दिया था, तो वो धरना प्रदर्शन भूल भी गए। वहीं ताऊ को देखकर राजवीर का गुस्सा भी शांत हो गया और अपेक्षाकृत वो शांत था। वो जिस कुर्सी पर बैठा है उसकी गरिमा उसके लिए सर्वोपरि है। तो सामने ताऊ को देखकर भी वो खुद को संयत करता है। जी बोलिए, क्या मांगे आपकी? उसने बलवंत चौधरी की तरफ निर्विकार भाव से देखकर पूछा। जी मैं बलवंत चौधरी हूँ, आपके इलाके में गांव के लोगों की तरफ से अपनी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने आया हूँ। अपेक्षाकृत शांत आवाज में बलवंत चौधरी बोले। बोलिए क्या समस्या है? राजवीर ने पूछा। डीसी साहब, हमारे क्षेत्र में बिजली की घनी समस्या हो रही से। हम खेती किसाने वाले लोग से बिना बिजली का कोई काम कैसे हो सके है, आप भी इस बात को समझ सके हो। 24 घंटा में मुश्किल से 5 घंटा लाइट आवे है। हमने सिंचाई वास्ते ट्यूबवेल चलाना पड़े है, अन्य काम भी होवे है जो बिना बिजली के ना हो सके है। बिजली 5 घंटे आवे है और बिल कई गुना अधिक भेज देवे है। हमारी समस्या का तुरंत समाधान चाहे है। जी, लाइट की समस्या इस समय सभी जगह है, पर फिर भी मैं पर्सनली समस्या को देखता हूँ और अगले 1 हफ्ता के अंदर ही इसका समाधान किया जाएगा। समझौते से राजवीर बोला। एक और समस्या है। जी बोलिए। बिजली कर्मचारियों से शिकायत करो तो सुने कोना है। देखिए, बिजली कर्मचारी की खुद शिकायत आ रही है। वे गांव वालों से नाराज है कि गांव में घुसते ही लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। बिल देने जाओ तो गांव में घुसने नहीं देते, यहाँ तक कि पुलिस तक को गांव में घुसने नहीं दिया जाता। आप लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं तो फिर कहते हो समस्या का समाधान करो। वो कोई विरला चांस होगा जी, वरना हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं, मार पिटाई से दूर रहे हैं। ठीक है, आपकी समस्या जायज है, हम उस पर विचार करेंगे, राजवीर ने आश्वासन दिया। इसके अलावा भी एक समस्या से। जी बोलिए। आपको भी पता से कि हमारी यहाँ भूमिगत जल का स्तर कितना गिरता जा रहा है, तो सिंचाई के लिए हमारे क्षेत्र में नहर प्रस्तावित थी जिसका काम अधूरा पड़ा से। कृपया उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करें ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। ऐसा कीजिए, अपना मांग पत्र हमें सौंप दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। राजवीर ने उनकी बातों को गौर से सुना। थोड़ी देर बात करने के बाद बलवंत चौधरी उठने लगे। आए तो डीसी से शिकायत करने भी थे कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया, पर उनसे अब साधारण बात ही नहीं हो पा रही थी, तो और क्या बात करेंगे। राजवीर से इजाजत लेवे उठ गए और दरवाजे से बाहर जाने लगे। एसपी और साथी नेता दरवाजे से बाहर निकल गए, पर बलवंत चौधरी कैसे बाहर जा सकते थे। रुक गए, पीछे मुड़कर देखा तो राजवीर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो उन्हें ही देख रहा था। उससे नजर मिली। कहना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, पर डीसी से नहीं, राजवीर से, पर कुछ नहीं कह पाए। दोनों हाथों का इशारा कर राजवीर को आशीर्वाद दिया और ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके जाते ही राजवीर अपने चेयर पर बैठ गया। उसका मन भी बहुत अधिक भारी हो रहा था। उसका ताऊ उसके सामने था। उसके लिए सबसे अधिक मुश्किल काम था उसका सामना करना। सबसे अधिक सम्मान और भय दोनों उसके लिए ही था। पर जैसे ही 3 साल पहले वाला दृश्य आंखों के सामने घूमा, मन के भावों को मन में दबा लिया और चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। बलवंत चौधरी डीसी ऑफिस से बाहर आए तो तेवर अब बदल गए। धरना प्रदर्शन स्थगित करने का आह्वान कर दिया। उनके साथ ही इससे नाखुश थे, पर उन्होंने लोगों को शांत होने को कहा और यह भी कि डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार होगा, इसलिए सब लोग अपने अपने घर लौट जाए। धीरे धीरे लोग वहां से छटने लगे। अब कुछ गिने चुने लोग और उनके परिवार के लोग ही वहां मौजूद थे। पापा के करया यो अपने धरना प्रदर्शन क्यों स्थगित किया? रणदीप बेहद नाखुश था तो अपना विरोध जताता है, पर वे वहां पर कुर्सी रखी थी, बैठ गए। बोले, बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस अकड़ू डीसी के आगे झुक गए आप। हमारी कितनी आदमियों घायल से, जब तक डीसी यहाँ आकर माफी ना मांगे हम अड़ेते कैसे जा सके हैं।
रणदीप गुस्से में भी था और हैरान भी। वो डीसी माफी ना मांगेगा, बलवंत चौधरी बोले। वो डीसी के उसका पूरा खानदान भी माफी मांगेगा। डीसी हमने जाने कौन है, दांत पीसता रणदीप बोला। वो डीसी तो हमने जाने हैं, पर तू उस डीसी को ना जाने है। वो क्या खुद की तोप से? जनता आगे सब घुटने टेके है बापू। वो भी टेकेगा, गुस्से से रणदीप बोला। जिद को ना कर रणदीप, मैं उसने अच्छे से जानू हूँ, वो कभी भी माफी ना मांगेगा। क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बात करन लाग रहे हो? रणदीप को कुछ समझ ना आया। वो माफी ना मांगेगा, अच्छे से जानू हूँ उसने। राजबीर से मर जावेगा पर किसी के आगे ना झुकेगा, ना माफी मांगेगा। क्या राजबीर? एक साथ कई लोगों के मुंह से यह निकला। वो राजबीर है? आश्चर्य से रणदीप ने पूछा। हाँ, हमारा राजबीर है वो डीसी। आपने बात नहीं की उससे? रणदीप तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। वो मुझसे बात नहीं करेगा, पर सतबीर उससे बात करेगा, शायद उसकी बात सुने। कहाँ है सतबीर? उन्होंने राजबीर के पापा को कहना चाहा, पर वे दिखे नहीं। दिखते कहाँ से? वो तो कब का भागते हुए डीसी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर भी चले गए। भला बेटे के खबर सुन पिता के पैर वहां पर रुक सकते थे? बदहवासी में भाग रहे थे। मारा राजबीर आ गया। ऑफिस के बाहर सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया। जो अंदर डीसी है, मैं उसका पापा हूँ, छोड़ो मुझे, मिलने दो मेरे बेटे से। वो भावुक थे तो सुरक्षा कर्मियों से खुद को छुड़ाने लगे। शोर सुनकर राजबीर चेयर से खड़ा उठकर आ गया। छोड़ दो उन्हें। पापा को देखकर उसने आदेश दिया तो वो दौड़ते दौड़ते आए और उसके गले लग गए। राजबीर, तू आ गया तू। कितना इंतजार करवाया, कहाँ था तू इतने दिन? अपने माँ बाप के बारे में क्यों ना सोचा कि हम कैसे जीवेंगे? मारे को तो लग रहा था कि कहीं ये आंखें तेरे मिलन से पहले ही बंद ना हो जाए। उनकी आंखों के आंसू गालों तक पहुंच रहे थे। पापा, कैसे हैं आप? वो उनके गले से लग गया तो उन्होंने उसे सीने से चिपका लिया। दोनों कब तक ऐसे ही गले लग रहे थे। ठीक नहीं हूं मैं। कैसे ठीक हो सकता हूँ? बता, जिस बाप का जवान बेटा घर से चला जावे, उस बाप ने कैसे चैन आ सके था? एक एक दिन कांटों की सेज पर गुजारा है। ये आख्या तणे देखण वास्ते तरसती रही, पर तू इतना कठोर दिल कैसे निकला रे राजबीर? इसी शहर मां से आर अपने माँ बाप ते मिलन कौन आ सके था? तेरी माँ तो बावली होरी से पूरी तरिया तणे देखण वास्ते ही जीवे से, वरना जान तो तू उसके साथ ही ले गया था। और थारी बहू, उसका तो सोच लेंदा। तू ऐसे कैसे कर सकता है? पिता मन का दर्द कहते भावुक थे। सारे गिले शिकवे कर लिए। सॉरी पापा, वो अपनी नम आंखों से आंसू साफ करते बोला। आप बैठिए ना, वो उन्हें बैठने के लिए कहता है। ना, बस मारे सीने से लगा रहे। इन 3 साल माँ आज सुकून आया से इस मन को। वे उसे कसकर बाहों में भरते बोले और राजबीर भी उनसे किसी बच्चे की तरह सीने से चिपक गया। दोनों बाप बेटे की आंखों में आंसू थे। दरवाजे पर खड़े परिवार के बाकी लोगों की आंखें भी नम थी बाप बेटे का मिलन देखकर। थोड़ी देर बाद राजबीर ने उन्हें खुद से अलग किया, बाकी लोगों से भी मिला। सब बहुत खुश थे। चलो वापस घर, पिता बोले। नहीं पापा। क्यों? पिता हैरान थे। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ, वो मेरा घर नहीं रहा। 3 साल पहले निकाला जा चुका हूँ वहां से, तो अब वहां रहने तो नहीं आऊंगा। जो मुझे अपना समझते हैं उसे मेरे साथ आकर रहना पड़ेगा। के जिद से या जिद नहीं है, पर एक बार आऊंगा वहां निम्मो को और मम्मी को लेने, क्योंकि आप अपने भाई को छोड़कर मेरे साथ नहीं आओगे। मुझे अच्छे से पता है। क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ पापा। पापा, अभी यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते, ये ऑफिस है ना। पता तो है आपका बेटा कितनी जिम्मेदारी के पद पर हो गया है। चलो ना, आप सब घर पर चलो, वहां बात करते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर। फक्र सीना चौड़ा हो लिया। पर वहां कैसे आ सके है? हाँ, पता है, अपने बेटे के घर आने के लिए भी आपको ताऊ की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई बात ना है। क्यों नहीं आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा, पर चल एक बार घर चल, सब तेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं।
क्या जिद है? उस घर से मुझे निकाला गया है, वहां किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। आऊंगा बोला तो है, आऊंगा, पर उनको लेने जो मेरे साथ रहना चाहते हैं। राजबीर ने दृढ़ता से कहा तो सब लोग सोच में पड़ गए। राजबीर अभी नाराज है, इसलिए ऐसा कह रहा है। सोच, घर वाले इस बात को नजरअंदाज कर उससे मिलकर खुश थे। पर ताऊ और भतीजे की इस अहम की लड़ाई में कौन झुकेगा देखते हैं। यदि राजबीर जिद पर अड़ा तो संकट की स्थिति निम्मो के लिए ही हमेशा आई है। क्या अब भी उसी परिस्थिति का उसे सामना करना पड़ेगा, या राजबीर अपने पद का फायदा उठा निम्मो को अपने साथ ले आएगा? पर ऐसा हुआ तो राजबीर शायद कभी वापस घर ना जाए और बलवंत चौधरी राजबीर को वापस लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें निम्मो एक कड़ी है। तो वे उसे आसानी से राजबीर के साथ जाने देंगे कि नहीं, देखने वाली बात होगी। कहानी में लिखी सभी बातें काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं। कृपया किसी भी लिखी गई बात को अन्यथा ना ले। धन्यवाद। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।